संसद का मौजूदा सत्र जब शुरू हुआ तब राहुल गांधी नींद में थे। सदन में झपकी लेने वाली उनकी तस्वीर भी सुर्खियों में थी। विरोधियों ने काफी खिल्ली भी उड़ाई। वैसे देखा जाए तो 2004 से 2014 तक राहुल गांधी सदन में सोए रहे, खोए रहे। उनकी हाजिरी कम रही। 10 साल में उन्होंने सिर्फ 3 सवाल पूछे, फिर वो अचानक जागे और जागे भी ऐसे कि सदन में हंगामा कर दिया। सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा कराने के लिए राहुल गांधी ने सदन के वेल में जाकर नारे लगाने से भी गुरेज नहीं किया। अब बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है कि राहुल के एंग्री यंग मैन का अवतार का मतलब क्या है। क्या मोदी राज को सांप्रदायिक साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का संसद में ये रौद्र रूप देश ने पहली बार देखा। ताज्जुब होता है ये देखकर कि आज राहुल जी को वेल में उतरने की जरूरत पड़ी। इतने वर्षों में पार्लियामेंट में उनकी सक्रियता कितनी रही है, जग जाहिर है। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर चर्चा की मांग करते हुए राहुल गांधी लोकसभा में वेल तक पहुंच गए। वो प्रश्नकाल स्थगित करके यूपी और देश के बाकी हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा कराना चाहते थे और जब इसकी इजाजत नहीं मिली तो राहुल गांधी नारेबाजी भी करने लगे। लोकसभा में राहुल गांधी की ये तीसरी पारी है, लेकिन पहली बार उन्होंने संसद में कांग्रेसी सांसदों के हंगामे की अगुवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने सरकार को घेरा। राहुल गांधी के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राहुल लोकसभा से बाहर निकले तो मोदी सरकार के बारे में उनके दिल का गुबार भी बाहर आ गया। We are not being allowed to speak in parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. राहुल गांधी का ये तेवर संसद के Their party feels it, we feel it, everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. राहुल गांधी का ये तेवर संसद के गलियारों में हैरानी का सबब बन गया। अब तक राहुल गांधी पर ये आरोप लगता था कि उनमें लीडरशिप का हुनर नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद तो कांग्रेस के नेताओं ने ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तो ये मानता हूँ कि राहुल गांधी में लीडरशिप की काबिलियत नहीं है। हम तो थक गए सुन के। कोई उसे पप्पू बोलता है, कोई उसे मंद बालिक बुद्धि का बालक बोलता है। हमारी कितनी इंसल्ट करवाओगी आप? ऐसे में बीजेपी नेताओं को राहुल गांधी के एंग्री यंग मैन अंदाज को खारिज करने का बहाना भी मिल गया। कुछ नेता ऐसे हैं जो सदन में बिल्कुल बोलते ही नहीं है। जो नहीं बोलते वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। आज जब राहुल जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं तब जाकर उन्हें लगता है उस मुद्दे से भटकाकर किस तरह से किसी दूसरे मुद्दे पर लाया जाए। जिस प्रकार से वो बाहर निकल करके उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ टिप्पणी की, ये अमर्यादित है, परंपराओं के खिलाफ है और लोकसभा अध्यक्ष निरंतर कभी भी किसी नोटिस में हर चर्चा के लिए तैयार रहती है और सरकार भी तैयार रहती है। हालांकि ये सवाल जस का तस रहा कि राहुल गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर ही हंगामा क्यों किया। क्या वो मोदी राज को सांप्रदायिक साबित करना चाहते हैं?
Communal right is not a small problem. If Rahul Gandhi has come to the bell, that means that will demonstrate the anguish of Congress people. बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस को, राहुल गांधी को खासतौर पर राजनीति करना सिखा दिया, वो अब आके राजनीति की बात नहीं है, पूरा संसदीय कार्य राजनीति होता है। राहुल गांधी ने पूरे हंगामे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया और अपनी मांग अनसुनी करने के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पर भी आरोप लगा दिया कि वो पक्षपात कर रही हैं। कोई अब देखो जिसको एलिगेशन लगाना उसको मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपना काम प्रामाणिकता से करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मुझे आश्चर्य हो गया, नोटिस दिया, स्पीकर का अनुमति है तो ठीक है, स्पीकर ने कहा मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आवर को चलने देना था, नहीं चलने दिया, उसके बाद बोलने के लिए मौका दिया स्पीकर ने, स्पीकर का विवेचन है, मैं इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता हूँ, मगर बोलने के बाद कह रहे अभी डिसाइड करो, ऐसा कभी होता है क्या? स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। आपको लग रहा है डिस्पैरेट मेजर? अभी हाउस का मामला है, मैं समझता हूं कि जो भी इसका कागजियंस लेना होगा वो हमारी स्पीकर महोदया लेंगे। संसद से लेकर सड़क तक यही सवाल बहस का सबब बन गया है कि आखिर राहुल गांधी के इस एंग्री यंग मैन अवतार का मतलब क्या है। राहुल ने संसद में आक्रामक तेवर दिखाकर अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है या फिर वो मोदी राज को सांप्रदायिक साबित करके खुद को धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का नायक साबित करना चाहते हैं। मिथिलेश कुमार के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए इस अहम सवाल पर बड़ी बहस करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान आज बड़ी बहस का हिस्सा होंगे उनका मैं परिचय करा दूं। शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ रहेंगे, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के। हमारे साथ कुछ ही देर में प्रभु चावला भी जुड़ेंगे, एडिटोरियल डायरेक्टर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के। लेकिन सबसे पहले मीम अफजल साहब, आज राहुल का ये जो एंग्री यंग मैन वाला रोल था ये देखकर सब हैरान रह गए और मुमकिन है आप भी हैरान रह गए होंगे। सौम्य सरल स्वभाव रखने वाले राहुल अचानक इतना भड़क गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि वाकई सरकार के रवैये पर वो कांग्रेस की पीड़ा जाहिर कर रहे थे, अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे थे, या फिर आपकी पार्टी में से जो आवाज उठी पिछले दिनों के भाई राहुल में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, तो वो ये साबित कर रहे थे कि नहीं अभी मुझ में दम बाकी है? देखिए, ये बात जो आपने लास्ट में कही इसको तो मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। आप ही की पार्टी से उठी थी सर आवाज। साबित करने की कोई जरूरत नहीं, वो क्षमता पहले से मौजूद है। देखिए, आप कभी हमारी पार्टी के अंदर क्या किसकी बहुत सारी आवाजें कभी कभी उठती हैं और उसके बहुत सारे मुख्तलिफ मतलब होते हैं। आप भी जानते हैं उसको कितना सीरियसली लिया जा सकता है। इस पर मैं बहुत ज्यादा सफाई पेश करना भी शायद जरूरी नहीं समझता हूं। जहां तक आपने कहा कि पीड़ा की बात, पीड़ा तो है। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सांप्रदायिकता जो है वो एक बड़ा मसला है और आपने ये भी देखा होगा, कल भी आपके तमाम न्यूज चैनल्स ने इस खबर को बहुत नुमाया तरीके से दिखाया भी और शाम को सारे चैनल्स ने डिबेट भी की कि उत्तर प्रदेश को ही लेकर देख लीजिए कि पिछले 2 महीने के 2.5 महीने के अंदर, जब से 16 तारीख से इनकी सरकार 16 मई से आई है, अब तक 605 दंगे हो चुके हैं और वेस्टर्न यूपी जहां 12 असेंबली के चुनाव होने वाले हैं वहां पर 259 दंगे हो चुके हैं। अब ये सांप्रदायिकता जो बढ़ती चली जा रही है, इसके पीछे कौन सी राजनीति काम कर रही है, इस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, बल्कि पूरे देश के अंदर मीडिया ने भी सवाल उठाए, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल। मीम अफजल साहब, ये राजनीति पार्लियामेंट में उठाया इसको, ये सांप्रदायिकता था और इस पर बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी मीम अफजल साहब, ये सांप्रदायिकता राजनीति के चलते चल रही हो या नहीं, लेकिन ये जो सांप्रदायिकता के ऊपर राजनीति हो रही है इस पर आपका कितना यकीन है? क्योंकि ये सांप्रदायिकता का जो धब्बा है ये मोदी साहब के ऊपर जो है 2002 से चला आ रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले भी लगातार उनको इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की गई। तो क्या मैं ये समझूं कि इस परंपरा को राहुल अब आगे बढ़ा रहे हैं? अनुराग जी, मेरा ख्याल है इस मसले को अगर हम सिर्फ इस बात से जोड़ के देखें हैं कि मोदी जी का 2002 को लेकर उसके बाद से उनको बराबर कटघरे में खड़ा किया जाना शायद छोटी बात होगी। मैं समझता हूं कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जिसका केंद्र बिंदु जो है
वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये हमारा मानना है। वो इस देश के अंदर ये साबित करना चाहते हैं। हम ये भी मानते हैं 80% जो लोग हैं वो चाहें तो सरकार चला सकते हैं, 20% को बिल्कुल अज़्व मुअत्तल जिसको कहते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसा अज़्व बना दे, ऐसा हिस्सा बना दे। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार को सांप्रदायिक, क्या नरेंद्र मोदी सरकार को एक सांप्रदायिक सरकार बताने और साबित करने का बीड़ा अब आपकी पार्टी की तरफ से आपके उपाध्यक्ष ने उठा लिया है? राहुल जी ने जो कुछ किया है वो सिर्फ ये चाहते थे इस पर डिस्कशन हो और इसमें एडजर्नमेंट मोशन हो। हमारा कहना ये है कि हमारा मकसद किसी को साबित करना नहीं है, पूरा देश जानता है, आप पूरे मीडिया के लोग जानते हो अच्छी तरह से। इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, हमारे मुंह से अच्छा भी नहीं लगता बार बार कहना। भारतीय जनता पार्टी का जो ओवरऑल इमेज है, संघ परिवार का जो ओवरऑल इमेज है, वो बिल्कुल साफ है कि उनके दिल में माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं सबका विकास सबका साथ। सबका साथ तो वो लेना चाह रहे हैं, लेकिन विकास तो सबका नहीं कर रहे हैं। आपने देखा, बहुत छोटी सी बात है, अभी किसी ने कहा, मैं उस बात को दोहराता हूं कि इनकी सरकार में एक तरफ क्या होता है कि रमजान में रोजा अफ्तार पार्टी को तो अवॉइड किया जाता है। ठीक है, और चलिए हम दूसरे मुद्दे पर चले जाएंगे। मीम अफजल साहब, हमें राहुल पर ही रहना होगा, हमें राहुल पर ही रहना होगा। सांप्रदायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आगे लौटूंगा आपके पास। शहनवाज हुसैन साहब, अगला सवाल। राहुल जी ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, और उसका मैं समझता हूं उसका जाहिर सी बात है, आप उनके कदम को ठीक ही ठहराएंगे। शहनवाज हुसैन साहब, अरुण जेटली साहब ने भी आज चुटकी लेते हुए कहा कि आज वो भी बोले हैं जो कभी नहीं बोलते थे, तो इसलिए आज से ही उनकी मुराद आपने पूरी क्यों नहीं कर दी राहुल की? देखिए अनुराग जी, जो पार्लियामेंट चलती है, संसद, वो नियमों के तहत चलती है। और ये पार्लियामेंट ऐसी नहीं है कि एक दिन राहुल जी खड़े हो गए, वो कांग्रेस के लिए युवराज होंगे, लेकिन वो देश के सांसद हैं, और सांसद शहनवाज हुसैन साहब, मुद्दा युवराज होने का ना होने का नहीं है। क्या उनका जो सवाल था सांप्रदायिक हिंसा पर, क्या वो इतना महत्व का नहीं था कि आप प्रश्नकाल स्थगित कर सकते थे? अब अगर आप ऑब्जेक्टिव पूछेंगे हाँ ना में, तो नहीं, वो नहीं, मैं पूरा मौका दूंगा मीम अफजल साहब की तरह आपको, आप बोलिए। नहीं, मैंने कहा, नहीं, मुझे मत दीजिए मौका, लेकिन जब भी कोई बात शुरू करूं तो उसको सुन तो लीजिए। मेरा मकसद ये नहीं था कि उनको युवराज कहने का। हमने तो अपनी दो पंक्ति भी पूरी नहीं की। नहीं, आप पूरा कीजिए। अफजल साहब को बहुत ध्यान से सुना। हमारा कहना है कि जो पार्लियामेंट जो है वो नियम से चलता है। मैं भी पार्लियामेंट का 15 साल मेंबर रहा हूं। अगर हमें कोई विषय उठाना है, अगर आपको कोई चर्चा करनी है, तो या 193 में करनी है या 184 में करनी है। तो अगर आपको चर्चा करनी है और या एडजर्नमेंट मोशन देते हैं कि आपको बहुत जरूरी है आज ही चर्चा हो जाए, कोई बहुत बड़ी घटना घट गई, कल शाम तक कोई घटना नहीं थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के लोगों ने ये विषय नहीं रखा कि चर्चा चाहते हैं, लेकिन आज एक बैग जब ऑस्कर फर्नांडिस साहब ने कहा कि प्रियंका जी को आगे लाना चाहिए अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है, तो कांग्रेस की जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको देखते हुए राहुल जी वेल में आ गए। अरे आप वेल में आ गए, कौन सी ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से वेल में आ गए? कल तक किसी न्यूज चैनल पर देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, इसकी कौन सी खबर थी? उत्तर प्रदेश में जरूर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है समाजवादी पार्टी के राज में। तो हम ये कह रहे हैं, हम चर्चा को तैयार है, हमारी पार्टी ने चर्चा मानी भी है, इसको शुक्रवार को करेंगे। लेकिन राहुल जी जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे वो वेल में आ जाएंगे और एंग्री यंग मैन कहलाएंगे, ये उन्होंने अपना सोचा होगा। लेकिन वेल में आना ये उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। क्या मजबूरी? लेकिन संसद तो नियम से ही चलेगा। मजबूरी क्या है शहनवाज जी? नहीं, उनकी पार्टी के अंदर उनके खिलाफ जो आपने शुरू में बाइट दिखाई, बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। और उस सारे विषय को हटाने के लिए सांप्रदायिकता, पूरे चुनाव में ये लोग सांप्रदायिकता बीजेपी सांप्रदायिक है। पूरे देश की जनता ने मोहर लगा के कहा नहीं, बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है, और उसको हुकूमत का मौका दिया है। आज हम हुकूमत में हैं, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। लेकिन अगर कुछ राज्य में सांप्रदायिक तनाव है तो वो उस राज्य में तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है, वो स्टेट सब्जेक्ट है।
केंद्र की तरफ से कोई एडवाइजरी जा सकती है। और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर उत्तर प्रदेश का शासन ठीक से नहीं चला रही, उसकी इल्जाम तराशी भारतीय जनता पार्टी पे क्यों की जा रही है? ठीक है, चाहिए अफजल साहब को कि लखनऊ में जाके प्रदर्शन करें, समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरें, ठीक है, उनको लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए मजबूर करें कि गलती करें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, और सजा भुगते हम लोग। जी मीम अफजल साहब, शहनवाज हुसैन को सुनने के बाद क्या ये सवाल उठाना ठीक है कि इनके मुताबिक प्रियंका गांधी की जिस तरीके से राजनीति में आने की आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग उठी है, राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की है कि मैं भी हूं, अभी मेरे को खारिज नहीं किया जा सकता, मुझ में अभी बहुत कुछ बाकी है? मेरा ख्याल है बहुत छोटी बात है, इस पर कोई तफसीली बहस करना भी फजूल सी बात होगी, इसलिए कि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुद्दा हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी अखबार में आ जाता है और उस पर चर्चा शुरू करने की कोशिश की जाती है, और हमेशा हम इस बात को नकारते रहे हैं और आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। जिस तरह की खबरें आती हैं, अभी 2 रोज पहले भी एक बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पे न्यूज छापी थी प्रियंका जी से मुताल्लिक, लेकिन हम बार बार कह चुके हैं कि इस तरह की जो न्यूज आती है उसमें कोई तत्व नहीं होता है। अब उनको क्या करना है ये फैसला हमें उन पर छोड़ना चाहिए, राहुल जी पे छोड़ना चाहिए, प्रियंका जी पे छोड़ना चाहिए। शहनवाज हुसैन पूछ रहे हैं कि पार्टी को हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है। अगर कोई बात नहीं है तो न्यूज आती क्यों है? और आगे चल रहा हूं अभी इन्होंने अब पता नहीं आपके कुछ लोग एजेंट हैं, वो शायद ये उड़ाते रहते हैं, चूंकि आप लोगों को ज्यादा दिलचस्पी है इसके नहीं, कल कांग्रेस में दिखाएं कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। ऑस्कर फर्नांडिस साहब ने कहा है साहब, लेकिन मैं एक बात और बता दूं, फर्नांडिस साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, पूछा उन्होंने कहा कि प्रियंका जी को आगे आना चाहिए। अरे भाई, तो हमारी पार्टी के न जाने कितने बड़े नेता चाहते हैं ये बात, लेकिन ये फैसला प्रियंका गांधी जी पे छोड़ना चाहिए ना। मेरे डिमांड करने से क्या होगा और आपकी ख्वाहिश करने से क्या होगा? मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल, मैं आपसे 100% नहीं, सवाल प्रियंका के राजनीति में आने का नहीं है मीम अफजल साहब, सवाल तो ये है कि प्रियंका के राजनीति में आने की मांग को देखते हुए क्या राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ रही है? सवाल तो ये है। ये बिल्कुल गलत है, इसको मैं खारिज करता हूं। इस पर मेरे ख्याल है मैंने शुरू में कहा बहस करने की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं क्या है इसके अंदर, कोई हकीकत नहीं, कोई तथ्य नहीं। ये तो शहनवाज साहब जो है शायद थोड़े बहुत इस तरह का ख्वाब देख रहे हैं कुछ हो जाए और शायद हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के ही पास। केसी त्यागी जी भी हमारे साथ हैं। केसी त्यागी जी, मैं आपकी राय भी चाहूंगा इस मसले पर, क्योंकि आज राहुल गांधी ने जो कुछ वेल में आकर किया, जिस तरीके का हंगामा किया, जो उनकी इमेज प्रोजेक्ट हुई है एंग्री यंग मैन की, उस पर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, राहुल गांधी ने ये क्या किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी ने जो किया वो किया, सरकार ने जो किया वो क्या आपके नजरिए से ठीक था? पर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, राहुल गांधी ने ये क्या किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी ने जो किया वो किया, सरकार ने जो किया वो क्या आपके नजरिए से ठीक था? देखिए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अपने अभिभाषण के दौरान वक्तव्य दिया था कि पड़ा हमारा बहुमत हो लेकिन हम सबको साथ लेकर चलेंगे। दूसरा उनका महत्वपूर्ण वक्तव्य था कि 4 साल हम विकास करेंगे और 5वें वर्ष राजनीति करेंगे। लेकिन 2 दिन से देश के एक बड़े समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में जो आंकड़े छपे हैं वो चौंकाने वाले हैं। 700 के करीब कम्युनल फ्लेयर अप हुए हैं। मैं इसको पार्टी पॉलिटिक्स में जोड़ करके तब तक नहीं करना चाहता हूं जब तक शाहनवाजी आरोप न लगाएं। उत्तर प्रदेश की सरकार पर इनका लगातार निशाना है। हो सकता है कि 1-2 जगहों पर घटनाओं को अंजाम देते समय पुलिस प्रशासन की ढील रही हो, लेकिन एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना और रोज लेकर के आरोप लगाना, रोज उत्तर प्रदेश की सरकार में जो माहौल खड़ा करना, पैदा करना, उसमें अफजल साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था उससे भारतीय जनता पार्टी को बूथ केमिस्ट्री में फायदा हुआ।
और उस बूथ केमिस्ट्री को वो अभी छोड़ने को तैयार नहीं। अब मैं अनुराग जी अपनी बात समाप्त कर दूं। काठ जो कस्बा है मुरादाबाद का, वहां देश का बीजेपी का कोई बड़ा नेता है जो नहीं है जो महाशिवरात्रि मनाने के लिए ना गया हो। अगर कहीं कम्युनल राइट भी हो गया है, फ्लेयर भी हो गया है, अशांति अगर है, तो राजनीतिक दलों के नेताओं का काम, जैसा कि इनके प्रधानमंत्री ने कहा है, उसको सुलह करके सुलझाने का होना चाहिए, ना कि वहां जाकर उत्तेजना पैदा करने का। अब मैं उसको पार्टी का झगड़ा ना बना करके, अगर श्री राहुल गांधी उन प्रश्नों को उठाना चाहते थे तो शाहनवाज जी आप तो काफी संसद में रहे हैं, ये प्रश्न उठाने लायक है। आप और हम कई बार सांप्रदायिक सौहार्द पर, हमारे यही राज्यसभा में 3 बार नोटिस लग चुका, किसी ने मना नहीं किया। और ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि अगर अशांति रहेगी तो देश का विकास नहीं हो सकता। तो अगर देश का विकास करना है तो सांप्रदायिक सौहार्द कायम करो। तो उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को मुजरिम ठहराना, और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, कुछ ताकतें, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं और अस्थिरता के बहाने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा के वही नतीजे चुनाव में दोहराना चाहती हैं जो लोकसभा के चुनाव में हुए। इसलिए अगर श्री राहुल गांधी ने ये प्रश्न उठाया है, वो एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनको उसका मौका देना चाहिए था। जिस तरह का हम तो कांग्रेस पार्टी से भी लड़ते रहे सारी जिंदगी, उस समय ये हमारे साथ थे, तो हमने इन्होंने तो संसद का समय ज्यादा खराब किया। 2-2 महीने यूपीए के शासनकाल में हमने संसद नहीं चलने दी। तो अगर राहुल गांधी जैसा कोई वरिष्ठ नेता जो अपनी पार्टी में सबसे बड़ी हैसियत रखता है, अगर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, उसको लेकर चिंतित है, तो उसको बोलने का मौका देना चाहिए। जी शहनवाज हुसैन साहब कुछ कहना चाहेंगे केसी त्यागी जी की बातों पर? नहीं, केसी त्यागी साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत दिनों तक मित्रता तो आज भी है, हमारे सहयोगी दल के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने एक बात कही और अनुभव मेरी उम्र से भी ज्यादा है उनके पास, लेकिन वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की एक बात को पकड़े हुए हैं। पिछले बहस में भी उसी बात को पकड़ लिया था उन्होंने, कि उन्होंने कहा 4 साल हम सबका साथ लेंगे, अब 5वें साल राजनीति करेंगे, तो क्या वन साइड अफेयर होगा? यानी हम 4 साल, आप पहले साल से ही राजनीति कर देंगे, पहले दिन ही पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, पहले दिन ही सियासत करेंगे, और हम आपकी सियासत को पहले दिन से झेलें। तो सियासत आप करेंगे तो जवाब तो हम देंगे, तो सियासत पहले दिन ही क्यों? विपक्ष को भी अगर आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री से तो बहुत अपेक्षा है, लेकिन विपक्ष में आपसे भी अपेक्षा है। मान लीजिए राज्यसभा में त्यागी साहब ने कहा 3 बार उठाया, राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड भी एक दल है, वहां बड़ा दल है, और यहां पर कांग्रेस पार्टी को भी उठाने का पूरा हक है, हम चर्चा को भी तैयार हैं। लेकिन एक माहौल पैदा ये किया जा रहा है, ठीक है, कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है वो हमारे वजह से, हमारे वजह से नहीं है, उनकी नाकामी उनके वजह से। ये आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा शहनवाज जी के बीजेपी के सर ही ठीकरा फोड़ा गया है तमाम दंगों का, ये आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा। जी, तो हमसे अपेक्षा क्या करते हैं? जी ठीक है, और हम यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन संसद में अक्सर सोने और खोने का इतिहास रखने वाले या फिर सवाल न पूछने का इतिहास रखने वाले राहुल गांधी अचानक आज इतने मुखर कैसे हो गए, इस पर भी बात करेंगे। आंकड़े आपको दिखाएंगे कि 2004 से लेकर के राहुल गांधी अब तक आखिर कितनी बार बोले, कितनी बार उन्होंने सवाल उठाए, कितनी बार वो मुखर हुए। आप आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक। तो हम कर रहे हैं बड़ी बहस कि मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के एंग्री यंगमैन अवतार के आखिर मायने क्या है। मीम अफजल साहब, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है। 2004 से अब तक राहुल गांधी ने लोकसभा में सिर्फ 8 बहसों में हिस्सा लिया है। 2004 से अब तक राहुल गांधी ने सिर्फ 3 सवाल पूछे हैं। 2004 से अब तक राहुल गांधी ने सदन में कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा, कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया,
कोई एफडीआर की जो एडीआर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 2009 से 2014 के बीच बतौर सांसद 355वें स्थान पर वो रहे। 15वीं लोकसभा में भी राहुल गांधी ने संसद में कोई सवाल नहीं पूछा। और ये जो है ना, ये लोकसभा की वेबसाइट से ये निकाला हुआ प्रिंट आउट है जिसमें तमाम सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। फिर अचानक वो जो इस तरीके से एंग्री यंग मैन के अवतार में आज नजर आए हैं, तो क्या मीम अफजल साहब ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि पार्टी के अंदर से ही उन पर जो निशानेबाजी हो रही थी उसका उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आपने जो बातें आंकड़े दिए हो सकता है कि वो सही हों। आप कह रहे हैं कि आपने वेबसाइट से लिए हैं, लेकिन क्या इस बात से किसी को ये हक हासिल हो जाता है कि अगर वो आज कोई आवाज उठा रहे हैं तो उनको आवाज ना उठाने दिया जाए, और अगर उन्होंने उठाया तो उस पर शक किया जाए कि वो किसी और वजह से? यानी आप अभी केसी त्यागी साहब ने बहुत संजीदगी के साथ इतने अच्छे ढंग से इस इशू के ऊपर बात की जिसको राहुल गांधी जी उठाना चाहते थे। जाहिर है अगर ऐसा कोई इशू उनकी नजर में आया और उनका दिल ने महसूस किया कि इसमें मुझे आगे बढ़कर के बोलना चाहिए, वो उन्होंने किया। मैं भी पार्लियामेंट में रहा हूं, यहाँ शाहनवाज साहब भी पार्लियामेंट में रहे हैं और केसी त्यागी साहब भी रहे हैं पार्लियामेंट में। हम लोग बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर कभी वही तो मीम अफजल साहब टाइमिंग पर सवाल उठाया कि राहुल ने आज ये महसूस किया। अभी कुछ दिन पहले तो संसद में सोती हुई उनकी तस्वीर सामने आई थी, कभी उन्होंने कोई सवाल पूछा नहीं, ये इतिहास गवाह है इन आंकड़ों का। फिर अचानक आज उन्हें क्यों महसूस हुआ कि वो मुखर हो जाए? टाइमिंग, इसी पर तो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस पर कोई सवाल की बात नहीं है, अहम इशू था, उन्होंने ठीक समझा और उसको उठाया। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पूरा हक है, किसी भी चीज पर आप सवाल उठा सकते हैं, इसका राइट है। हमने आपको जवाब दिया कि ये मैं समझता हूं, उन्होंने उसकी सीरियसनेस को समझा और वो आप ये सवाल भी उठा सकते हैं। आमतौर पर ये बात सही है कि आमतौर पर बड़े नेता वेल में नहीं आते, लेकिन आप पार्लियामेंट में उनके वेल पर आने पर कुछ लोगों को एतराज है। इस बार पर एतराज नहीं कि इनकी पार्टी के अरुण जेटली जी जैसे नंबर 2 कहा जाता है, इतने बड़े नेता बाहर मीडिया के वेल में आकर के एक उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो घबराहट तो इनके यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो मीम अफजल साहब, सीधी सी बात है कि अगर मैं आपकी बात से मीम अफजल साहब इत्तेफाक रखूं, तो क्या मैं ये मान लूं कि इससे पहले कोई मुद्दा राहुल गांधी को इतना गंभीर नहीं लगा कि वो मुखर होते, या उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाएं या सरकार से जवाब मांगे? नहीं, जरूर। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, उस वक्त हम लोग पावर में भी थे, जो पावर में होती है उसकी एथिक बिल्कुल डिफरेंट होती है। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज पूछिए, अभी ये सारा इल्जाम लगा रहे हैं मुलायम सिंह की सरकार के ऊपर, चूंकि जो कुछ त्यागी जी ने कहा मैं भी वही कहने वाला था, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि सरकार गिराना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप सरकार को गिराना चाहते हैं और उसके लिए आप बहाने तलाश करें और वहां पर अपने लोगों को भेज करके वहां लोगों को प्रोवोकेट करें, तो इस पर तो सवाल उठना ही चाहिए। और खासतौर पे आप देखिए ना कि आपने जो कुछ भी किया है उसमें सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात यह है कि जिस जगह पर उत्तर प्रदेश में 12 असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, बेल बजा सकता उसी जगह पर 259 दंगे हो चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा कहना ठीक नहीं है, अभी त्यागी जी ने इशारा किया, इन्हीं के लोग ज्यादातर वहां पर इंस्टिगेट करने का काम कर रहे हैं, दंगा कराने का काम कर रहे हैं, इन्हीं के लोग हैं, संघ परिवार के लोग, जिन्होंने इतने खतरनाक बयान दिए हैं जिससे अलावा देश को तोड़ने के और बांटने के कोई दूसरी बू आती ही नहीं है। ठीक है, सीधा हमला शहनवाज हुसैन साहब आपके ऊपर मीम अफजल साहब का सीधा हमला। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहां से हो गया भाई? आपकी पार्टी के अंदर एक मुसलमान जो है जीत करके नहीं आया, 7 को आपने टिकट दिया, एक शाहनवाज साहब बैठे हैं, 3 लाख वोट मिला, इनको भी हरवा दिया। मुझे तो लगता है इन्हीं की पार्टी ने हरवाया इनको। शहनवाज साहब, सीधा हमला मीम अफजल साहब कर रहे हैं आप पर। ये कहां सबका विकास कर रहे हैं? मुस्कान साहब, 2-3 बातें अफजल साहब ने उठाई हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि ये बड़ा गंभीर लगा, मुझे भी बड़ा गंभीर। राहुल गांधी जी सत्ताधारी दल के सांसद थे, ये तर्क दिया नहीं उठाने का, लेकिन जब आसाम में मुस्लिम बूचर्ड हुए तब अगर राहुल गांधी ये विषय पार्लियामेंट में लाते, चर्चा कराते, तो दल के सांसद थे, ये तर्क दिया नहीं उठाने का। लेकिन जब आसाम में मुस्लिम बूचर्ड हुए
तब अगर राहुल गांधी ये विषय पार्लियामेंट में लाते, चर्चा कराते, तो नहीं किया और मैंने तब उठाया था, कांग्रेस ने उठाने नहीं दिया। दूसरी बात कि इस देश के अंदर जहां तक बयानों का सवाल है, बड़ा पॉपुलर बयान है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उस पर कांग्रेस के किस नेता का बयान है वो अफजल साहब जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर अगर हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हम कह रहे हैं सबको लेकर चलेंगे, तो केंद्र की कौन ऐसी नीति है जो सांप्रदायिक नजर आई? ये कह रहे हैं कि आपके बीएचपी के और संघ परिवार के कुछ नेता इस तरीके के बयान देते हैं कि जिससे परस्पर सौहार्द बिगड़ता है। नहीं, हम तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन गिरफ्तार करिए ना तुगड़िया को। अफजल साहब भी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है, और केसी त्यागी साहब भी पैनल आपने गंभीर बनाया है, इसलिए डिबेट भी बड़ी गंभीर मुस्कान जी आपके यहाँ हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात हुई जो आपके जज्बात को मजरूह कर रहे हैं, आपके दिल पर ठेस पहुंचा रहे हैं? हम तो सबको लेकर चल रहे हैं, और संघ परिवार के किसी भी नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि किसी के दिल पर ठेस पहुंचे। सवाल ये है कि ये ट्रेडिशनल चीजें चाहते हैं। अभी ये था कि ये सरकार तो बन गई, सबको कह रहे थे मोदी जी आएंगे तो ये हो जाएगा, और जो डराया जा रहा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी यहाँ आए, वो नेपाल भी जा रहे हैं, वो बर्मा भी गए, पड़ोसी देश से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, मोदी जी की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में जहाँ के त्यागी जी रहने वाले हैं और अफजल साहब की कांग्रेस पार्टी जिनको सपोर्ट कर रही, जो समाजवादी पार्टी है, उनसे कानून का राज स्थापित नहीं हो रहा है, तो गलती कर रही है समाजवादी पार्टी। और हम जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, यानी उनको बचा भी दे रहे हैं। अगर आप भी कहेंगे कि गलत को, त्यागी जी तो ऐसे नेता रहे कि दिन को दिन और रात को रात कहें, ये तो नहीं है कि हम अगर हम तो ये नहीं कर सकते जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो इनको पसंद क्या है? इनको पसंद है कि हम राहुल गांधी के बारे में चर्चा नहीं करें। अरे जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, मैं पार्लियामेंट के अंदर मैं वेल में नहीं गया, मैं तो अपने आप को बड़ा नेता नहीं मानता। राहुल गांधी आज वेल में गए, कौन सा ऐसा हंगामा था? कल कौन सा ऐसा डिबेट थी जो राज्यसभा में या लोकसभा में या देश में या अखबार में, किसी अखबार के फ्रंट पेज पर कोई सांप्रदायिक हिंसा की बात हो रही हो? आपके यहाँ सबसे ज्यादा तो आसाम में हुई थी। ठीक है, केसी त्यागी साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जिम्मेदारी से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। यही हमारे विरोधियों को पसंद नहीं है। ये जानबूझकर हमारी सरकार को सांप्रदायिक साबित करने के लिए इस नियत से ये चर्चा कराना चाहते हैं। केसी त्यागी साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए त्यागी जी। जी जरूर दें। शाहनवाज जी, सरकारों को गिराने के बर्खास्त करने के दिन अब चले गए। मुलायम सिंह यादव जी इस देश के 2-3 बड़े नेताओं में से एक हैं, और वहां की जनता ने, जैसे आप बड़ा गुमान करते हैं अपने मैंडेट पर, उनको 400 में से 250 सीटें मिली हैं और आपको 40 सीटें मिली हैं। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग ना हो, जो मीम अफजल साहब की पार्टी 40 साल तक करती रही और जिसके विरुद्ध हम और आप लड़ते रहे, तो इन गुमानियत को छोड़िए। अब ये लोकतंत्र का ऐसा जमाना है कि कितनी शक्तिशाली पार्टी आपकी हो, आर्टिकल 356 का मिसयूज होकर के आप अखिलेश यादव की सरकार को म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, देश के सबसे बड़े सूबे की जहां से प्रधानमंत्री बनते हैं, और मोदी जी को बनना पड़ा तो वहीं आना पड़ा प्रधानमंत्री बनने के लिए, गुजरात से बनते हैं, तो वो म्यूनिसिपैलिटी नहीं है। तो ये जो आप जो देखो शिष्टाचार बरतों में कभी आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। ये हमारे आपके बीच में संधि रहती है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपने नंबर पे आने पे बोलेंगे। ठीक है, चर्चा राहुल पर है, चर्चा राहुल पर। केसी त्यागी जी, यूपी में जो तनाव बना हुआ, एक सेकंड बोलिए। पश्चिम यूपी में जो सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है, ये देश के लिए अच्छा नहीं, उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं,
हम सब लोगों को मिलकर के राजनीति से ऊपर उठ करके ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हमारा भाईचारा बना रहे। ये शहर, ये कस्बे बड़ी मेहनत से बने हैं। आज मुजफ्फर से नगर, अली से गढ़ और गाजी से पूर्व अलग होना चाहता है तो हमारी सारी विरासत ही खत्म हो जाएगी, हमारा सारा सौहार्द खत्म हो जाएगा। तो ये सब दलों के, सब नेताओं की जिम्मेदारी है कि वैमनस्य ना बढ़े और सौहार्द कायम रहे। शहनवाज हुसैन साहब, देखिए एक रिपोर्ट का अगर मैं आपको हवाला दूं तो लोकसभा चुनाव के बाद 25 जुलाई तक यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की 605 घटनाएं हुई हैं। इनमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घटनाएं ज्यादा गंभीर हैं और ज्यादातर घटनाओं का आरोप बीजेपी के सिर मढ़ा गया है। मेरा सवाल यह है कि सरकार की नीयत जो है वो नियमों की रक्षा करने के लिए है या सांप्रदायिकता के सवाल पर बचने के लिए आप नियमों का आज हवाला देते हुए नजर आए, जैसा केसी त्यागी साहब कह रहे हैं? नहीं, अगर हम नियमों का हवाला देते तो फिर आज चर्चा हो या फ्राइडे को चर्चा हो जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अब राहुल जी को नियम के बारे में मैं नहीं कहता कि उनको ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उनको जानना चाहिए। उनको अपनी पार्टी को कहना चाहिए था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक 193 की डिबेट लगवा लो। वो कहते तो चर्चा हो जाती, लेकिन वो नहीं कहा और एक बैग आज आए। जो हमने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इंटरनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स है उसका असर होगा। जहां तक देखिए जो राजनीति है, त्यागी साहब कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठनी चाहिए और हम सब राजनीति में हैं, तो हम सब राजनीति में है तो राजनीति बुरी चीज तो नहीं है, तो क्यों ऊपर उठ जाए? राजनीति में तो राजनीति को अच्छा जरूर करें। हम तो राजनीति को अच्छा मानते हैं, इसलिए राजनीति में, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, हम सब की राजनीति भी हमें बताती है कि सर्वधर्म संभाव। आप सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं शहनवाज जी, लेकिन केसी त्यागी जी आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप यूपी में सरकार गिराना चाहते हैं, जैसा कि चुनाव से पहले अमित शाह ने भी अपने एक भाषण में कहा था, जिसे भड़काऊ माना गया था कि आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। देखिए, हम कोई राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं चाहते, न ऐसी नीयत है। सही कहा त्यागी जी ने कि 356 का उपयोग जो है, उसका दुरुपयोग के खिलाफ तो हम लड़ते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश के हालात में त्यागी साहब को, उनके बगल में बैठते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उनको सलाह देना चाहिए कि कानून का राज स्थापित करें, जो भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द के पक्ष में हैं, हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहते। और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से हमने जो सवाल किया उसका जवाब तो दिया नहीं। कौन ऐसा हमने काम किया जिससे आपको लगता है कि हमने सांप्रदायिकता बढ़ा दी? नरेंद्र भाई तो सबको लेकर चल रहे हैं। अच्छा, वैसे हमारा सबको लेकर चलना आपको पसंद नहीं है, इसको सांप्रदायिकता नई डिक्शनरी में आपने कोई ये गढ़ लिया है कि सबको साथ लेकर चलना सांप्रदायिकता है, तो अलग आपका सवाल सोच हो सकती है। अच्छा, वैसे शहनवाज जी एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिन 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उन्हीं के आसपास इस तरीके के सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर क्या समझा जाए इसे? नहीं, 12 सीटों पर नहीं, कई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस तरह की सियासत कर रही है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति तो समाजवादी पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी का तो सांप्रदायिक राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम पर तो इल्जाम सांप्रदायिकता का गढ़ा जाता है। शुरू से हिंदुस्तान के अंदर खासकर अकलियत के लोगों को समझाया जाता है, तुम गरीब हो, पिछड़े हो, बेरोजगार हो, इनकी सरकार रहती है, काम नहीं करते, आसाम में मरते हैं तो चिंता नहीं करते, लेकिन सारा इल्जाम बीजेपी पर थोप दो और अपने आप को सेकुलर कहला। तो इतने गंभीर इल्जाम, इतने गंभीर इल्जाम को भी आपने गंभीर क्यों नहीं समझा? भारतीय जनता पार्टी अगर सांप्रदायिक होती तो केसी त्यागी जी इतने दिन तक बीजेपी के साथ रहते हैं। ये तो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो और सेकुलर हैं भी, लेकिन मैं तो कह सकता हूं कि बीजेपी न कभी कल सांप्रदायिक थी, न आज सांप्रदायिक है, न आने वाले दिनों में सांप्रदायिक होगी। ये कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, जिस कोट को मैं आपको यहां बता रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल है शहनवाज हुसैन जी का। केसी त्यागी जी, अगर बीजेपी सांप्रदायिक होती तो 17 सालों तक आप रहते क्या बीजेपी में? हम जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका युग चला गया, और जिस दिन श्री नरेंद्र मोदी जी की ताजपोशी हुई, सबसे पहले देश में हमारी पार्टी थी और हमारे साथी थे नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, जिन्होंने इससे किनारा किया था। नंबर 1।
नंबर 2, संक्षेप में ये कहना चाहता हूं शाहनवाज जी आपसे, श्री अशोक सिंघल जी का बयान, श्री तोगड़िया जी का बयान, महाराष्ट्र सदन की घटना, उसका शेख का वहां पर मर्डर पूना के अंदर, ये ऐसे मामले हैं कि हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते प्रधानमंत्री को एड्रेस करना चाहिए कि नहीं, अब ये देश सबका है, प्यार मोहब्बत से इसको चलाना है। उस चीज का अभाव हमको दिख रहा है। आप जो राजनीति करते हैं उससे हमारी ना इत्तेफाकी है, लेकिन जब देश ने आपको रखवाला बना दिया तो अशोक सिंघल जी क्यों वक्तव्य देंगे कि मुसलमानों की जरूरत नहीं है, हम अपने आप सरकार बना लेंगे? आपके सहयोगी संगठन है, क्यों इस तरह का वक्तव्य देंगे प्रवीण तोगड़िया जी कि मुसलमानों की जमीन जो है उसको हड़प लो? तो मेरा यह कहना, इस तरह की वारदातों से भारत से बाहर भी आपकी छवि खराब होती है। इसलिए मर्यादित भाषा का इस्तेमाल वो नहीं, तमाम देश के तमाम नेता करें। और ये जो मुल्क है, जो चमन है, अब 15 अगस्त आ रही है, कम से कम उसके मौके पर सद्भाव बने, भाईचारा बने। उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस तरह का वातावरण बनाने के लिए अब वहां पर उसकी आइडेंटिटी मिस्टेकन की वजह से शेख की हत्या हुई थी पूना के अंदर, यहां रोटी कांड हुआ। आप नमाजी आदमी हैं, हम भी आपके यहाँ ईद मुबारक करने जाते हैं, किसी नमाजी के साथ ये काम कर दिया जाए, या मैं हिंदू हूं मुझको नवरात्रे में आप जो है मीट का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दें, तो ये ऐसे मुल्क नहीं चलता। मुल्क में सबकी साझेदारी, और हमारे पुरखों ने बड़े मुश्किल से मुल्क ठीक है शहनवाज जी, जब बहस होती, चर्चा होती, तो फिर यही तमाम सवाल उठते। क्या इसी वजह से नियमों का हवाला दिया गया? इस तरह के तमाम सवाल उठते अगर बहस होती सांप्रदायिकता पर। नहीं, देखिए त्यागी जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब देखिए, यहाँ तो 1:2 है ना, उधर से अफजल साहब का भी जवाब देना, त्यागी जी का भी जवाब देना है। तो त्यागी जी का जो जवाब है वो मुझे देने दीजिए थोड़ा समय में। वो तो चुप बैठ, मैं आपको ये कह दूं कि जहां तक अफजल भाई चुप बैठे, प्रवीण तोगड़िया जी का जो, नहीं कहाँ चुप बैठे हैं अफजल साहब? अफजल साहब का तो सवाल उठाया, आप उसको साथ उस सवाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बॉल तो अफजल साहब वाली है जिसको लेकर आप आगे बढ़े हैं। सवाल ये है कि इस देश के अंदर हमसे अपेक्षा की जा रही है। जब प्रवीण तोगड़िया जी का ये बयान आया तो भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान से अपने को संबद्ध किया। हम पूरी तरह उस बयान से हमने कहा कि हम सहमत नहीं हैं। तो बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पर तो पार्टी के ठीक है, वो आप पहले भी खारिज कर चुके हैं। चर्चा उस बयान पर नहीं है शहनवाज जी। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि इस तरह के तमाम सवाल चर्चा में सदन में उठते, क्या इसी वजह से नियमों का हवाला दिया गया कि ये सवाल न उठे, इनसे बचना चाहते थे आप, और नियमों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया? मैं वही कह रहा हूँ। अभी हमारी पार्टी के बारे में, मुजफ्फरनगर के बारे में, यूपी के बारे में त्यागी साहब ने कह दिया, बीजेपी के लोग या अफजल साहब ने कहा, तो ये तो इनकी विचारों की आजादी है, ये कुछ भी बोल दें। उन्होंने तोगड़िया साहब ने अपनी बात बोली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उसने कहा ये बात बोली? जहां रोटी का सवाल आपने उठाया, इसका संदेश जाता है। ठीक है, आप अपनी सफाई दे रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे शहनवाज जी। नहीं, रोटी का झगड़ा था, जबरदस्ती रोजेदार की रोटी का सवाल नहीं था। हमने भी कहा वो ये सब चीजें आप मांगनी चाहिए, उन्होंने माफी पहले क्लियर कर चुके हैं ये सब। लेकिन इस बात, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। दे दीजिए, पहले तो इनका दिया ना, आप कर देंगे, बताइए। मैंने ये पूछा कि यही तमाम सारे सवाल संसद में चर्चा के दौरान उठते, क्या इसी वजह से सवालों से बचने के लिए नियमों का ढाल आगे किया गया? अब देखिए ना, यहाँ तो क़यामत तक इंतजार करने को तो नहीं कहा। आइए, जुमा का दिन है और उस दिन चर्चा कर लेंगे इस पर। हम तो चाहते हैं सौहार्द, और हम जानते हैं कि ये डिबेट सुनेंगे और हमारे जो आंकड़े और जो चर्चा हमारे लोग करेंगे, उस चर्चा को भी हम लोग ही जीतेंगे। क्योंकि ये पूरा इल्जाम गलत है, इस सरकार के वजह से नहीं, कुछ और लोग हैं जिनके वजह से सांप्रदायिकता बढ़ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं। हमारी सरकार बनी, हम तो चाहते हैं देश का सांप्रदायिक सौहार्द बहुत अच्छा हो। ठीक है, मीम अफजल साहब आता हूं आपके पास। केसी त्यागी जी, एक सवाल चलते चलते जरूर कि सदन में राहुल गांधी के एंग्री यंगमैन का जो अवतार हमने देखा है, उसका राजनीतिक असर क्या होता नजर आता है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी आपने सवाल मुझसे पूछा, मेरा कभी कांग्रेस पार्टी से वास्ता नहीं रहा, नहीं मुझसे जी बोले त्यागी जी।
राहुल गांधी एक ही बात है, शुभकामनाएं हैं एक नौजवान नेता के रूप में। नहीं ऐसा मत कहिए शाहनवाज जी नहीं मुझसे जी बोले त्यागी जी। राहुल गांधी एक ही बात है, शुभकामनाएं हैं एक नौजवान नेता के रूप में। नहीं ऐसा मत कहिए शाहनवाज जी तो उन्होंने जो सवाल पूछा, सवाल पूछने का हक है, और बड़ी पार्टी के बड़े नेता के रूप में उनके सवाल पूछने से और बहस में शामिल होने से एक बड़ा संदेश मुल्क में जाता है, जो मुल्क की मौजूदा सियासत है उसके बारे में भी और जो मौजूद सवाल है उसके बारे में भी। इसलिए अगर वो इस सवाल को पूछ करके इसमें बहस का हिस्सा बनते हैं तो एक बड़ा कांग्रेस पार्टी के संदेश समूचे देश में जाता है। शायद उनके सवाल पूछने का यही उद्देश्य रहा होगा। बाकी बेहतर तो मुझसे ज्यादा मीम अफजल साहब जानते हैं कि उन्होंने मेरा तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ऐसा मानना है कि शायद उनके प्रश्न पूछने का यही मकसद रहा हुआ था, और अगर बहस होती और उसमें वो इंटरवीन करते तो एक धर्मनिरपेक्ष बड़े नेता के रूप में वो महिमा मंडित होते, ऐसा करके मैं मानता हूं। ठीक है मीम अफजल साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि सोते हुए राहुल गांधी को जगाया किसने और अब वो जागे हैं, तो क्या हमें आगे भी उनके ये तेवर बरकरार मिलेंगे? देखिए, न वो कभी सोए थे, न वो सोएंगे और आगे भी उसी तरह काम करते रहेंगे जैसे उन्होंने आज किया। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं भी जरूरी है भैया, कि सीरियसनेस की जो बात है जिसका जिक्र शाहनवाज साहब कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास, नहीं जो आप जिस तरफ इशारा है मैं तो उसका जवाब दे रहा था। देखिए, जो अभी आपने कहा सबका साथ सबका विकास, सीरियसनेस का अंदाजा लगाई प्रधानमंत्री जी की। अगर आज इतना सीरियस इशू पार्लियामेंट में आया कि राहुल गांधी, जिनको खुद ही कह रहे हैं बड़े नेता हैं, और उससे भी बड़ा कि वो वेल में आ गए, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री मोदी जी उठ करके पार्लियामेंट से बाहर चले गए, हाउस से बाहर चले गए। ये तो इनकी सीरियसनेस है और ये सबका साथ है। और सबके साथ और विकास के लिए सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूं, वो काफी होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बार जो अफ्तार पार्टी की, प्रधानमंत्री ने खुद तो कोई अफ्तार पार्टी नहीं की, जो हमेशा प्रधानमंत्री करते आते हैं, लेकिन उन्होंने उस पार्टी में जाना भी गवारा नहीं किया। इनके सिर्फ 2 लोग वहां थे राष्ट्रपति भवन में। एक थी डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर हैं, और राजनाथ सिंह जी थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने वहां जाना गवारा नहीं किया। माइनस मुस्लिम। दूसरी तरफ नेपाल जब जाते हैं, मैं इतराज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनका सिर्फ डबल स्टैंडर्ड बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल गलत ना लिया जाए। 3 करोड़ रुपए का चंदन इन्होंने, प्रधानमंत्री ने नेपाल भिजवाया, और मैं कहता हूं अगर भिजवाया बहुत अच्छी बात की, लेकिन डबल स्टैंडर्ड है या नहीं? एक तरफ आप रोजा खुलवाते नहीं हैं, रोजा तोड़वाने का काम करते हैं। रोजा खुलवाने में और तोड़वाने में बहुत फर्क होता है, वो शाहनवाज जी भी जानते हैं और हमारे केसी त्यागी भाई भी जानते हैं, और अभी जिक्र भी कर रहे थे। यही फर्क है, ये सबका साथ और सबका विकास नहीं है। ये साबित करना चाहते हैं कि माइनॉरिटी के बगैर इस देश में हम सरकार चलाएंगे, हम किसी मुसलमान को घास नहीं डालेंगे, हम उनके किसी कार्यक्रम में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, और हम इस देश को मेजॉरिटी कम्युनिटी के जरिए से चलाएंगे और चला करके दिखाएंगे। यहां तक के इनके शाहनवाज साहब बेचारे हार गए, कांग्रेस 7 लोगों को इन्होंने। मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे और आप सभी से मैं इस पर रिएक्शन भी लूंगा। जुवेनाइल जो अब तक 16 साल की उम्र तक माना जाता था, अब वो जुवेनाइल नहीं माना जाएगा। कैबिनेट से जुवेनाइल जस्टिस बिल को मंजूरी मिली है। 16 साल से ऊपर का अपराधी बालिग माना जाएगा। 16 साल से ऊपर अगर कोई शख्स, कोई युवा अपराध करता है तो उसे बालिग अपराधी माना जाएगा। अब तक जुवेनाइल जस्टिस के तहत उसके ऊपर मामला चलता था, लेकिन अब 16 साल से ऊपर का अपराधी बालिग माना जाएगा। ये बहुत अहम बिल है जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कैबिनेट से जुवेनाइल जस्टिस बिल को मंजूरी मिली है। क्या कहना चाहेंगे मीम अफजल साहब इस पर? देखिए, मुझे अभी नहीं मालूम है, इसको अमेंडमेंट के लिए जब पार्लियामेंट में लाएंगे तो जाहिर है इस पर चर्चा होगी। मैं अभी इस पर जाहिर है कि हम सोच हमारे
इस पर बाकायदा बैठ करके मीटिंग करके हम इस पर सब पहलुओं पर गौर करेंगे। ये बहुत पुराना मसला है और इस पर बड़ी डिवाइडेड ओपिनियन है और मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं इस पर कोई रिएक्शन देना ठीक नहीं समझूंगा। क्या शहनवाज जी आप रिएक्शन देना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये बहुत दिनों से ये मांग थी कि खासकर निर्भया केस के बाद कि जो 16 साल का व्यक्ति भी अपराध करे वो इसलिए बच जाए कि उसकी उम्र 16 साल है। वो इस पर बहुत बड़ी राय अलग थी। सरकार ने उसी को एड्रेस किया है कि कोई भी अपराध करे अगर उस उम्र में भी तो उसमें नहीं माना जाएगा। ये सरकार ने निर्णय किया और ये बहुत स्वागत योग्य है। दूसरा, मैं जो कह रहा कि कहा इफ्तार पार्टी का, देखिए मुझे भी इनविटेशन मिला था राष्ट्रपति जी के इफ्तार का। मैं उस दिन कहीं और था तो मैं नहीं गया, लेकिन अगर नरेंद्र भाई का कार्यक्रम बेंगलोर में था तो वो कैसे जाते? ठीक है, मैं दूसरा सवाल, मैं इस बड़ी खबर पे रहना चाहूंगा। शहनवाज जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। केसी त्यागी जी, आपकी राय इस पर? पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं कि बलात्कार के और मोलेस्टेशन के जो काफी केस हुए उसमें 16 साल के आसपास के बच्चे काफी ऊंचे पैमाने पर सक्रिय रहे। जैसे निर्भया कांड में भी एक बच्चा था वो सक्रिय रहे। तो ये जज के विवेक पर छोड़ देना चाहिए और जो स्थापित मान्यता थी कि उसको ज्वेलन समझ करके माफ कर देना चाहिए, तो उसमें जो संशोधन किया है मैं चाहता हूं कि इस पर बहस संसद में हो। लेकिन अपराध अपराध है और ये जो जज महोदय इस पर निर्णय लेंगे वो इस बात का ध्यान न रखें कि उसकी उम्र कितनी थी। जघन्य अगर अपराध है तो उसको सजा का हकदार होना चाहिए। ठीक है। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। जी संजय। देखिए अनुराग, सबसे बड़ी जो घटनाक्रम हुआ है वो हुआ रेलवे के क्षेत्र में। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने 100% पूरे की पूरे 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। सिर्फ ऑपरेशंस को छोड़ के रेलवे में अब सारी की सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में यानी कि निजी कंपनियों के हाथ में सौंपी जा सकती है। निजी कंपनियां इसमें कुछ भी कर पाएंगी। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में 26 से बढ़ा करके 49% एफडीआई करने की मंजूरी दे दी गई है। बहुत बड़ा कदम है। अभी तक सरकार को एफडीआई में इंश्योरेंस में लेकर के दिक्कतें दे रहा विपक्ष, और इस पर कैसे मानेगा ये देखने की बात होगी। साथ ही साथ मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है। महात्मा गांधी के नाम पर मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है। ये बहुत बड़े बड़े कदम है। साथ ही साथ जुवेनाइल एक्ट में बदलाव कर दिया गया, यानी कि हीनियस क्राइम अब कोई भी अगर करता है तो वो भले इसकी उम्र 16 साल से कम होगी, लेकिन इसका अपराध को संगीन माना जाएगा और उसकी सजा कड़ी से कड़ी मुकर्रर की जाएगी। जुवेनाइल एक्ट में बड़ा बदलाव को मंजूरी मिली है। जुवेनाइल एक्ट पर बड़े बदलाव को मंजूरी मिली है। अगर 16 साल का कोई युवा कोई क्राइम करता है तो उसकी उम्र भले ही 16 साल हो, लेकिन उसे बाकायदा एक बालिग अपराधी माना जाएगा और उसी तरीके से उस पर पूरा मामला चलेगा। इसके अलावा संजय शर्मा ने बताया कैबिनेट ने 100% रेलवे में एफडीआई को मंजूरी दी है और रक्षा क्षेत्र में जो एफडीआई था 26% से बढ़ाकर उसे 49% अब किया गया है। तो ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। इस पर नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़ी बहस में जुड़ने के लिए हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। शहनवाज जी, मीम अफजल साहब और त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।